हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। यहाँ पे हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने क्लास 6, 7, 8 को कंप्लीट कर लिया है। आपने नहीं देखा है तो आप जाके सबसे पहले उसको देखिए, क्योंकि एक एक जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विशेष रूप से अगर बात की जाए ज्योग्राफी की तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन आपके यहीं से देखने को मिलते हैं आपके एग्ज़ाम में। और यहाँ पे आपको 6 से लेकर के 12 तक पूरा आपको एनसीईआरटी करवाया जाएगा, जिसके अंदर हमने 3 क्लास ख़त्म कर लिया है और हमारा आज चैप्टर 3 चल रहा है क्लास 9 का, अपवाह। और ये अपवाह तंत्र जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और इस पूरे चैप्टर का एक भी लाइन आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ये मान के चलिए कि ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ के एक एक लाइन से आपके क्वेश्चन उठ के आए हैं। आप खुद भी अभी पढ़ेंगे हमारे साथ तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आपने क्वेश्चंस देखा होगा। आपने नहीं देखा तो प्रीवियस एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। लाइन बाय लाइन आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगी। जो इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हमने हाईलाइट की हुई हैं, सो दैट कि इसके नोट्स आप बहुत अच्छे से बना सकें। याद रखिए कि क्लास 6 से लेके 8 तक के सारे मैंने PDF आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए हैं कि आप इसके नोट्स बहुत अच्छे से बना सकें। आप खुद से अपने नोट्स बना सकते हैं और बहुत ही अच्छे से इसको कंसाइज वे में आप पढ़ सकते हैं। अगर नोट मेकिंग आपकी नहीं हो पा रही है तो आप मुझसे जो है ज्योग्राफी के नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। तो आपको ज्योग्राफी के नोट्स मिल जाएंगे। उसमें बहुत ही सिस्टमैटिक रूप में क्लास 6 से लेकर 12 तक के सारे का संपूर्ण निचोड़ आपका एक जगह पे दिया हुआ है। एक एक जो टॉपिक है उसको एक बार में कंप्लीट किया गया है पूरा कंक्लूजन के साथ। ठीक है, तो बहुत अच्छी नोट है। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो आप खुद से बना सकते हैं। आप खुद से बहुत बेहतर बना सकते हैं इनफैक्ट, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई गई हैं। और ये क्लास आप अगर पूरा अच्छे से विजिट करते हैं, पूरे अच्छे से आप इसको देखते हैं तो बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा हिमालय क्षेत्र का जितना भी आपका नदी है और प्रायद्वीपीय क्षेत्र का जो नदी है, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये दोनों हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे मैप के माध्यम से भी इसको समझेंगे। तो एक एक चीज़ बहुत तसल्ली से आपको बताई जाएगी, बस आपको बने रहना है मेरे साथ। कुछ जो एडिशनल बातें मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी चीज़ें हैं क्लास 9 के अकॉर्डिंग यहाँ पे दी गई हैं। तो जो मुझे याद आएगा, जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट, वो मैं आपको बताती चलूँगी बीच बीच में, ताकि आप उसको नोट कर सकें। ठीक है, इंस्टेंट आपको नोट करना है तो एक पेपर पेन लेके बैठिए, जो भी इम्पॉर्टेंट लगता है उसको नोट कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। पूरा ज्योग्राफी की तरफ हमारा फोकस है अभी। और अगर सब्जेक्ट की बात करूँ तो हिंदी साहित्य हम लेकर चल रहे हैं। और इसके बाद आपको हिस्ट्री करवाया जाएगा। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री करवाया जाएगा, क्योंकि अगर बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी टीआरई 3, 1, 2, 3 में हमने देखा कि जो 6 to 12 का जितना भी क्लास है उसमें आपको प्राचीन भारत और मध्य भारत से नहीं पूछता है, ना के बराबर एक आध क्वेश्चन कभी दिख जाते हैं। तो आपका जो प्लानिंग होना चाहिए वो इसके तरफ होना चाहिए। हाँ, काफ़ी लोगों का ये भी रिक्वेस्ट है कि बिहार स्पेशल कराया जाए, तो बहुत जल्द मैं बिहार स्पेशल भी आप सभी के साथ लेकर आने वाली हूँ। पर हम धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है, इतना सब कुछ हो नहीं पाता है, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ। तो इस वजह से मुझसे ये एक से ज़्यादा क्लासेस मेरे से हो नहीं पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या सभी इम्पोर्टेंट बातें दी गई हैं। तो अपवाह, आपको पता है अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को आपने देखा होगा। आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं में छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं। आपने देखा होगा मैप में इस तरह से एक आ रहा है, एक इस तरह। एक एक चीज़ बताऊंगी, बहुत अच्छे से आपको एनसीईआरटी समझ में आएगा। ठीक है, तो बस आपको तसल्ली से यहाँ पे ध्यानपूर्वक सारी बातें सुननी है। और आप पसंद आ रहा है ना तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। आपके लाइक नहीं आते हैं, सिर्फ आप देखते हो और चले जाते हो, तो ये बहुत बुरी बात है। आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं अगर आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, पर मुझे भी तो कभी ज़रूरत पड़ती है थोड़ी मोटिवेशन की। तो आप भी अपने तरफ से शेयर कर दिया करें क्लास को, और पसंद आता है तो लाइक कर दिया करें। अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं
तो इस प्रकार से आप देखते हैं कोई कोई धाराएं यहाँ से आके मिल रही हैं, फिर इधर से कोई धाराएं आके मिल रही हैं, तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा मैप में। ठीक है, तो वही बातें यहाँ पे बोली जा रही है। आगे देखते हैं। तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अतः इनका निकास जो है वो किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे हम अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिया है इसके माध्यम से समझिए। यहाँ पे देखिए भूमि थोड़ी सी आपकी चपटी है यहाँ पे, या फिर ऐसे उठ गई है, फिर ऐसे है, इस प्रकार से कुछ है। तो जो ऊंचा वाला भाग है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका जो है स्थान होता है, यहाँ पे जो भूमि होती है वो इसको डिवाइड कर देती है। ठीक है, ये धारा अ है, ये धारा ब है, तो वही बात इसमें बोला जा रहा है। तो ये जो इस प्रकार की आकृति आपको कहीं दिखती है तो वो आपका जल विभाजक कहलाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक फैक्ट आपको दिया है, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी जो अपवाह द्रोणी है वो आपका अमेजन नदी है। ठीक है, अमेजन नदी की जो द्रोणी है वो सबसे बड़ी है। और भारत में कौन सी अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है, अभी आप लास्ट तक क्लास को देखेंगे तो सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे भारत में अपवाह तंत्र किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले देखिए, भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। तो कौन सी ये दो? एक है हिमालय की नदियाँ और एक है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो भारत की दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न है। अब किस प्रकार से भिन्न है, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, जो इसमें है और जो इसमें नहीं है वो भी। ठीक है, तो बस आपको ध्यान से सुनना है। बहुत अच्छे से आज आपके भारत की नदियाँ कंप्लीट होने वाली है इसी एक क्लास में, तो बस ध्यान से आपको सुनते जाना है। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती है। बारहमासी मतलब 12 महीने वो नदियाँ आपकी बहती हैं, जिसमें वर्ष भर आपका पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। तो वो बात इसमें बोली जा रही है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। तो उत्तरी भाग आप समझ रहे हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आपका उत्तरी भाग होता है। तो उत्तरी भाग से निकलती है कौन सी दो नदियाँ? तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इन नदियों ने पर्वतों को काट कर गॉर्ज का निर्माण किया है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है, और ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन क्रिया मतलब जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं ये गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज आप देख रहे हैं इस प्रकार से है कि यहाँ पे किस प्रकार से भूमि को काट के जो है ये अपना रास्ता निकालती है। तो वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है। अब देखिए कुछ इस प्रकार से जो है इसका निक्षेपण यहाँ पे जो है ये अपर्दन किस प्रकार से करती है। तो अपर्दन और निक्षेपण ये दो टर्म्स हैं ज्योग्राफी के, जो आप कई बार सुन चुके हैं और कई बार मैं आपको बता भी चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऊंचे भाग से जैसे निकलते जाएंगे, तो ये आप देखिए थोड़ा सा संकीर्ण है, ऊंचे भाग से निकल रहे हैं, और यहाँ पे क्या होता है, नदी का स्रोत होता है, तो ये ऊपरी भाग है। मध्य भाग तक आते आते ये नदी का मतलब एक तरह से आपको पूरी जो इसकी जो यात्रा है वो आपको बताई जा रही है। तो इस प्रकार से ऊंचे से ये जाती है और ये अपर्दन करती जाती है, जो मिट्टी जो भी इसके खनिज वगैरह होते हैं उसको ये बहा के ले जाती है। ठीक है, और आप यहाँ पे देखिए कुछ टर्म्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। विसर्प, ये विसर्प कई बार पूछ लिया जाता है। तो जो इस प्रकार की आकृति होती है कुछ सर्पों की तरह, तो ये आपका विसर्प कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो आकृति की नदियाँ होती हैं, नदियाँ इस प्रकार से जो बहती हैं वो,
और यहाँ पे देखिए आपकी डेल्टा क्या होता है। तो देखिए गोखुर झील क्या होता है। गोखुर झील होता है कि ऐसे ये नदियाँ जा रही हैं और यहाँ पे क्या होता है कि कुछ भूमि आपका ऊपर है, तो ऐसे पानी आया और ये ऊपर होने की वजह से पानी वापस नहीं लौट पाया। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। एक बार देखिए फिर से, ऐसे पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, ऐसे झटके से आया है इधर, फिर ऐसे बहना है इसको, लेकिन यहाँ पे ये क्या होता है, इतना दूर कट जाता है। पानी यहाँ से जाती है पर यहाँ पे इतनी दूर पानी आपका रह जाता है, तो जो फिर से आपका मिल नहीं पाता है नदी में। और यहाँ पे जो आपका ये वाला इलाका जो कुछ होता है, तो ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ये आपका गोखुर झील कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार की जो आकृतियाँ होती हैं वो गोखुर झील कहलाती हैं। और जब सबसे निचले भाग में जाते हैं, यहाँ पे जो नदियाँ जा रही हैं, और इस जगह पे देखिए जो है इसका जो धार है, जो इसका बहाव है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि जो ऊंचाई है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो जब आपका समतल ज़मीन होगा तो वहाँ पे पानी ऐसे ऐसे जो है फैल जाएगा। तो फैल जाता है तो पानी में जो है ये मिट्टी बहुत ज़्यादा दलदली हो जाती है इस एरिया में। तो ये एरिया जो है आपका क्या कहलाता है, यही आपका डेल्टा कहलाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये बात आप समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, तो ये अपने साथ क्या क्या अपर्दन करके लाती है। तो देखिए, ये अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट, बालू का संवहन करती है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। तो ये पॉइंट अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये लाइन, ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती है, मौसमी होती है। अब यहाँ पे प्रायद्वीपीय की बात की जा रही है, मैंने कलर चेंज किया है ताकि आपको समझ में आए। एक लाइन से बस आपको देखते नहीं जाना है। ये हिमालय नदियाँ नहीं बोल रहा है यहाँ पे, प्रायद्वीपीय नदियाँ, ध्यान से देखिए, प्रायद्वीपीय नदियों की बात कर रहा है। ये मौसमी होती है क्योंकि इनमें इनका जो प्रवाह है वो वर्षा पे डिपेंड करता है। ठीक है, वर्षा पे निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम होती है तथा छिछली होती है। फिर भी इनमें कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से ये निकलती है। तो अभी एक एक करके सारा हम देखने वाले हैं। ठीक है, पूरा प्रायद्वीपीय नदियाँ भी बहुत अच्छे से इसमें डिटेल में बताया गया है, तो वो सारा कुछ हम देखेंगे। और देखिए, इस प्रकार से प्रश्न आपके बन जाते हैं। सेम ये वाला पॉइंट आपका एग्जाम में दे दिया जाता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ी होती है, लंबी होती है, क्या होती है, ये सारा कुछ आपको फैक्ट में क्वेश्चन पूछ लेता है स्टेटमेंट के ज़रिए। तो ये चीज़ आप नोट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, प्रायद्वीपीय नदियों की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं हिमालय की नदियों में। भी हम प्रायद्वीपीय नदियाँ देखेंगे आगे, पहले हम देखेंगे हिमालय की नदियाँ। देखिए, हिमालय की नदियों की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। और ये नदियाँ लंबी है तथा अनेक महत्वपूर्ण सहायक नदियों से मिलकर के ये, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सहायक नदियों से मिलकर के ये बनी है। और किसी नदी अथवा उसकी सहायक नदी को ही नदी तंत्र कहते हैं। ये पॉइंट तो क्लियर ही है। चलिए, अब सिंधु नदी तंत्र हम देखते हैं। तो इसका सबसे पहले तो उद्गम स्थान पूछता है। तो सिंधु नदी तंत्र का उद्गम कहाँ से हुआ है, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से हुआ है, तिब्बत में हुआ है। और पश्चिम की ओर से बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दार्शनिक गौर्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं। अब आपको सिंधु नदी तंत्र की जो है सहायक नदियां आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। ठीक है, और इसमें ये तो इतना नहीं पूछा जाएगा। इसका मेन होता है आपका सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। तो ये भी आपका दिया होगा, एक मिनट देख लेते हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये सिंधु नदी बलूचिस्तान और गिलगित से बहती हुई कहाँ, अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम आपस में मिलकर, यहाँ ये क्वेश्चन आपका पूछ लेता है कि कहाँ पे ये मिलती है सिंधु नदी से,
तो ये पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है और अंत में कराची से पूर्व की जो अरब सागर है वहाँ पे जाके ये मिल जाती है। तो इसका ये पूरा कहानी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये याद रखिएगा कि सिंधु नदी जो है ये आपका अरब सागर में गिरती है। इसका एक पॉइंट और पूछा जाता है कि सिंधु जल समझौता, तो ये इसमें क्या होता है, तो ये 1960 का सिंधु जल समझौता है, जिसमें आपको सिंधु, झेलम और चेनाब, सिंधु झेलम और चेनाब, ये जो 3 नदियां हैं, इसका 80% जल कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान, ठीक है। और 20% कौन यूज़ करेगा? तो इंडिया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे ये 6 नदियों में ये डिवाइड है, सिंधु, झेलम और चेनाब जो है उसमें पाकिस्तान का रोल ज़्यादा है, 80% वो यूज़ करेगा और 20% इंडिया यूज़ करेगा। लेकिन अगर बात की जाए रावी, झेलम नहीं, झेलम तो पहले हमने देखा, रावी, व्यास और सतलज, ये जो नदियां हैं, ये नदियां, इसमें 80% कौन यूज़ करेगा? इंडिया। और 20% कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान। तो ये पॉइंट पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं आपके पास है तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ ये स्थित है, पूछा जा सकता है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल तथा पंजाब। बाकी आपका पाकिस्तान में है। 2900 किलोमीटर की ये जो लंबी नदी है, ये विश्व की लंबी नदियों में से एक है। ये आपको अच्छा, यहाँ पे भी देखिए आपका दिया हुआ है, सिंधु जल समझौता 1960 के अनुसार भारत की इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने बताया, उसको ज़रूर नोट कीजिएगा, पूछा जाता है। अब हम आगे आते हैं नदी तंत्र पे। जो इम्पोर्टेंट था सिंधु नदी में वो हमने आपको कराया। ये आपका इससे बाहर और कुछ नहीं पूछा जाता है। उद्गम जल पूछा जाता है, सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं, और कहाँ पे गिरती है, मुहाना कहाँ बनाती है, और साथ ही साथ इसका जो है सिंधु जल समझौता, बस इतना कर लेंगे काफ़ी है। अब आगे आते हैं गंगा नदी तंत्र, जो कि एक लंबा चैप्टर है अपने आप में। तो इसको समझते हैं। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग से मिलती है। तो ये आप याद रखिए कि गंगा की जो मुख्य धारा है वो आपकी क्या है? भागीरथी, ठीक है। जब गंगा निकलती है तब वो गंगा नहीं होती, वो भागीरथी होती है, ठीक है। भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है उत्तराखंड में देवप्रयाग में, तब गंगा का निर्माण होता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपका काफ़ी बार जो है ना पूछा भी जाता है। तो इसी में एक आपका जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ, तो उसको आप ध्यान से एक बार समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। 4 प्रयाग हैं हमारे, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग, ठीक है। आपको देखिए सब कुछ एक जगह पे यहाँ नहीं मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ मिल जाएगा, फिर जैसे जैसे क्लासेस में आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, नोट्स में आपको सारा कुछ मिलेगा, ठीक है। अगर आप नोट्स लेते हैं तो वहाँ पे आपको हर चीज़ आपको दिया हुआ है। अदरवाइज़ मैं आपको बता ही रही हूँ, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। तो पहले हम बात करें देवप्रयाग की, ठीक है। अगर हम बात करें देवप्रयाग, यहाँ पे कहीं जगह हो, यहाँ पे देखिए जगह, यहाँ पे हम बनाते हैं। सबसे पहले बात करें देवप्रयाग, ठीक है। प्रयाग आप खुद से लिख लीजिएगा। अब इसमें कौन सा आपका मिलता है? तो भागीरथी, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी बार आपका पूछा जाता है और बाहर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है। इसके बाद एक है आपका देवप्रयाग के बाद आ जाएगा रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग में क्या होता है? तो अलकनंदा जो है वो किससे मिलती है? मंदाकिनी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेंगे।
ठीक है, मंदाकिनी से मिलती है। इसके बाद आपका आता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में आपका अलकनंदा, ठीक है, फिर से अलकनंदा मिलती है। यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं, अलकनंदा मिलती है, किससे मिलती है? पिंडार से, पिंडार से, ठीक है। और चौथा है आपका विष्णु प्रयाग। विष्णु, इसमें लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है। विष्णु प्रयाग में आपका धौली गंगा और अलकनंदा मिलता है, ठीक है। धौली गंगा, धौली गंगा और अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा ये मिलती हैं। तो ये चारों आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक दिया था, मैंने आपको चारों बता दिया क्योंकि इसमें से पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको रोकूंगी, बताऊंगी। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर के गंगा में मिलती है। इसमें कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है। यमुना नदी जो है वह हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। यह गंगा के दाहिने किनारे से समानांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। किसके बारे में बात कर रहा है? तो यमुना के बारे में बात कर रहा है कि ये जो है आपका गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। तो पूछा जाता है कि गंगा यमुना का मिलन आपका जो है कहाँ पे होता है? तो इलाहाबाद, याद रखिएगा। घाघरा, गंडक और कोसी नेपाल हिमालय जाती है, मुख्य धारा यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, नेपाल हिमालय से निकलती है और इसका जो कारण, इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान में काफ़ी हिस्से में बाढ़ भी आती है। तो आप जानते हैं कि कोसी नदी को जो है बिहार का शोक भी कहते हैं। यहाँ पे आप जो इसको मैं आप PDF दे दूँगी, आप यहाँ से इसको देख लीजिएगा। ये जो आपको मैप दिया है ये आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा जब आप पूरा ये पढ़ लेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पे मानसरोवर झील से ये जो है आपकी सिंधु नदी निकलती है और ये देखिए आपका पाकिस्तान के मिठानकोट में ये आपकी जो है मिलती है और ये आप देख रहे हैं आके बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में ये गिर जाती है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा कुछ। फिर यहाँ पे जो गंगा नदी तंत्र आप देख रहे हैं, ये आपका गंगा नदी तंत्र है और देखिए इसी के समानांतर में आपका ये बह रही है, ये आप यही चीज़ बोला जा रहा था। और देखिए कौन सा, कहाँ से, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, यहाँ पे देखिए इस तरह से, और इधर से यमुना आके मिल रही है इलाहाबाद में, इधर से सोन आके मिल रही है। तो आपसे एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है, एक प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बाएं तरफ से कौन मिलती है और दाएं तरफ से कौन मिलती है। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट फिर हो जाता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है बनता है। तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है, आप आराम से इसको याद रख सकते हैं। तो याद कैसे रहेगा? तो ये आपकी गंगा बह रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है कौन यहाँ पे आके मिलती है? तो रामगंगा, ठीक है, रामगंगा आके मिलती है। इसके बाद यहाँ पे कौन मिलती है? गोमती मिलती है। इसके बाद यहाँ पे घाघरा मिलती है। इसके बाद गंडक, और इसके बाद यहाँ पे कौन सी मिलती है? कोसी, ठीक है, कोसी मिलती है। तो ये आपका इस प्रकार से है। और देखिए इधर राइट साइड से आपकी एक यमुना ऐसे आती है, यहाँ पे आके मिलती है। और ये जो है सिंधु, यहाँ पे केन, बेतवा, चंबल, ये सब तो इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इसको याद नहीं रखना आपको, सिर्फ यमुना याद रखना है। तो यमुना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक सोन है। तो ये आपको याद रखना है कि इतना ही बस याद रखिएगा कि बाएं ओर से यमुना और सोन आके मिलती है। बाकी जो भी दिख जाए, जो भी नाम आपको आ जाए, वो आप उसको याद रखना कि वो आपके लेफ्ट साइड में, ठीक है।
इतना आपको बस ध्यान में रखना है कि दाएं साइड से इधर आपके सारी आ रही है और बाएं साइड से सिर्फ यमुना और सोन। तो ये आपको बस रखना है याद। बाकी चीज़ें यहाँ पे भी आप इसको देखेंगे तो आपको ये भी आपको समझ में आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ से सिर्फ ये यमुना और फिर यहाँ पे एक सोन, बस ये दो ही है जो इधर से बह रही है, बाकी सभी इधर से ही आके यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैप में बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ याद हो जाएंगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यमुना की अगर बात करें तो यमुना में सिर्फ आपको इसका सहायक नदी जो है वो याद रखना है। तो याद कैसे रखेंगे, केबीसी, केबीसी विथ सिंधु, केबीसी विथ सिंधु से याद रखिएगा। केबीसी का मतलब क्या है, के फॉर केन, बी फॉर बेतवा और सी फॉर चंबल, केन बेतवा चंबल और एस फॉर सिंधु, ठीक है। सिंधु तो है ही, तो केन बेतवा चंबल सिंधु ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है यमुना की अगर हम बात करें तो, ठीक है। सहायक नदियाँ याद रखना है। मैप में बहुत अच्छे से दिया गया है पूरा टेबल के माध्यम से, और कहाँ पे कौन सी मिलती है, क्या होता है, सारा कुछ बताया गया है। तो उसको आप ज़रूर एक बार देखिएगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब देखिए एक परियोजना है नमामि गंगे परियोजना, इसके बारे में बताया गया, तो इसको भी आप एक बार अच्छे से इसके बारे में आप जान सकते हैं। ये आपका वेबसाइट है पूरा और ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये किस लिए है, तो गंगा की सफाई के लिए है, ठीक है। इसका एकीकृत संरक्षण मिशन है और इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्य हैं, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा इसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जाना। तो ये इसका उद्देश्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए, तो जिससे बड़े पैमाने पे जान माल का नुकसान होता है, हम क्या पढ़ रहे थे कि यहाँ पे जो है नदियाँ बाढ़ लेके आती है, जैसे कोसी जो है इसमें प्रमुख है। ये नदियाँ क्या करती है, बाढ़ लेके आती है इस बड़े हिस्से में, कौन से हिस्से में, उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में। और यहाँ पे जो है मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर ये, लेकिन ये जो नदियाँ हैं ये मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती है। अब देखिए प्रायद्वीपीय यहाँ पे फिर बात की जा रही है, तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली कुछ मुख्य सहायक नदियाँ हैं, चंबल, बेतवा, सोन। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं, इनकी लंबाई कम तथा इसमें पानी की मात्रा भी कम होती है। तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए। अब यहाँ देखिए, बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है तथा गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। और ये उत्तरी में यहाँ पे बिंदु है, यहाँ नदी 2 भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी, हुगली, जो हुगली नदी आपका ये आपका वेस्ट बंगाल की तरफ बहती है, ठीक है, और दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है, बांग्लादेश क्रॉस करते हुए। तो ये है इसका पूरा यात्रा। अभी और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो वितारिका जो है, इसकी वितारिका भी हमने देखा क्या होता है, तो वो आपका हुगली में कुछ पॉइंट आपका मिलके बहती है, और बाकी जो मुख्य नदी है वो आपका किस में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर के मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे इसका क्या कहानी है, इसको एक बार समझ लेते हैं। तो भारत में गंगा है, फिर इधर से असम से होकर के ब्रह्मपुत्र आ रही है, और ये दोनों जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, मेघना, उस नदी को क्या कहते हैं, मेघना। और ये कहाँ पे होता है, तो ये बांग्लादेश में। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डेल्टा का निर्माण किया जाता है जो है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। और ये किसका डेल्टा है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट भी ध्यान में रखिए, पूछा जाता है कई बार। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा किस पादप के यहाँ पे कौन सा पादप प्रसिद्ध है, कौन सा, तो ये आपको याद रखना है, सुंदरी पादप। सुंदरवन डेल्टा भी नाम इसी पे पड़ा है। सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा और तेज़ी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। रॉयल टाइगर जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये सब पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। गंगा की लंबाई बताई जा रही है 2500 किलोमीटर से अधिक है, चित्र में देखा गया है। अब यहाँ पे देखिए, अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है,
और अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई कितनी है? 1800 किलोमीटर। ये फैक्ट है, इसको आप बस नोट कर लीजिएगा। परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर पे है। और ये सब नहीं आएगा। आगे हम बढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब आगे है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। तो एक बात और ध्यान में रखिए कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा पद्मा, ठीक है, पद्मा। और ब्रह्मपुत्र को, ये जो है पद्मा किसको कहते हैं? गंगा को। और ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं बांग्लादेश में? तो जमुना, ठीक है। और जहाँ पे मैंने आपको बोला बांग्लादेश में मिलती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ पे मिलती है, तो दोनों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? तो ये याद रखिएगा मेघना। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो जैसा आपने सुना ना वैसे ही इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। एक चीज़ और है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, वो है आपका गंगा नदी में बसा हुआ शहर। तो वो मैं लिखूंगी नहीं, वो मैं आपको बता देती हूँ जस्ट, तो आप उसको सुन के नोट कर लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो कौन से शहर हैं? जैसे कि पहले तो यही याद रखिए कि कानपुर, बक्सर, पटना, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, बेगूसराय, साहिबगंज और भागलपुर, यहीं पे आपके जो है ये प्रमुख नगर हैं जहाँ पे गंगा नदी के किनारे ये बसा हुआ है। अब मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे आप बस नोट कर, यहाँ पे मैं लिखूँगी तो टाइम लगेगा, कोशिश करती हूँ। वैसे सूरत आपका पूछा जाता है। सूरत आपका किस नदी पर है? ताप्ती, ठीक है, ताप्ती। नासिक है आपका किस में? गोदावरी। कौन सा शहर कौन सी नदी पर बसा हुआ है? ये काफ़ी बार पूछा जाता है। और अभी जो मैंने नाम लिया ना, वो आपका गंगा नदी पर बसा हुआ नगर था। कौन सा? एक बार फिर से सुन लीजिए। कानपुर, बक्सर, पटना, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, बेगूसराय, साहेबगंज और भागलपुर, ये कुछ नगर हैं जहाँ पे गंगा नदी के किनारे ये बसे हुए नगर हैं, ठीक है। तो ये बहुत पूछे जाते हैं। और अब मैं जो आपको बता रही हूँ ये है भारत की नदियों के किनारे स्थित जो नगर हैं, ठीक है। तो कौन से शहर जो है वो किस नदियों के बीच स्थित है, ये पूछा जाता है काफ़ी बार। फिर आपका एक अयोध्या तो बहुत बार पूछा गया है। अयोध्या तो हर किसी को पता होगा, सरयू नदी है ना, सरयू नदी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप नोट करते जाइएगा। जमशेदपुर जो बता रही हूँ इसको फटाफट से नोट कीजिए। जमशेदपुर जो है ये आपका किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी, झारखंड की बहुत ही प्रसिद्ध नदी है स्वर्ण रेखा नदी। इसके बाद बात करें पणजी गोवा, तो यहाँ पे मांडवी नदी, ठीक है, मांडवी नदी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कानपुर, ठीक है। कानपुर अभी आप गंगा के किनारे बसा हुआ है ये, ठीक है, कानपुर गंगा के किनारे बसा है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करें जबलपुर जो है ये आपका नर्मदा के किनारे बसा है। इसको कैसे याद किया था? जैसे कि बल लगाने पर चीज़ें नरम हो जाती, तो बल जबलपुर का बल और नरम हो जाती है नर्मदा। तो ऐसे कुछ सिली आप बना सकते हैं अपने से भी ट्रिक्स जहाँ से याद किया सके। अब देखिए यमुना नदी से आपके 3 जो शहर है वो बहुत पूछे जाते हैं। मथुरा, आगरा और दिल्ली, ये तीनों का क्या हो जाएगा? यमुना नदी, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, यमुना नदी। इसके बाद आपका लखनऊ का क्या हो जाएगा? गोमती नदी हो जाएगा, ठीक है। अहमदाबाद का हो जाएगा साबरमती नदी, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, साबरमती नदी, ये हिस्ट्री में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। अब श्रीनगर जो है, ये आपका झेलम, श्रीनगर का कौन सी नदी हो जाएगा? झेलम।
और एक ये भी आपका काफ़ी पूछा जाता है, हैदराबाद। हैदराबाद भी आपका बहुत पूछा जाता है। हैदराबाद हो जाएगा आपका मूसी नदी, ठीक है, मूसी नदी। और एक और लिख लीजिए, राउरकेला। राउरकेला, राउरकेला आपका कौन सी नदी हो जाएगा, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट थे, कुछ 12-13, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, जो आपके नदी से संबंधित पूछे जाते हैं ये काफ़ी बार। आगे देखते हैं अब ब्रह्मपुत्र नदी पर हम। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसका सबसे पहले तो उद्गम स्थल मानसरोवर नदी के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से ये निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत के बाहर स्थित है। मतलब ये ऊपर साइड से आपका, जैसे ये आपका जो ये वाला जो आपका इलाका है, ये वाला जो आपका इलाका है, तो यहाँ से आपकी जो है, मतलब चाइना साइड में आपके ज़्यादा ये तिब्बत में ये आपका ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, और ये आपका मतलब इस साइड से, यहाँ पे हमने देखा इस प्रकार से ये बहती हुई असम में आके ये ऐसे घूमती है, असम में। तो आप एकदम जब पूरब की तरफ जाएंगे तभी आपकी जो है असम के साइड ये घूमती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा होगा, नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गौर्ज के माध्यम से ये प्रवेश करती है। तो ये यू अक्षर बना के आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है, और यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसका भी जो है ना नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो नाम आपके कौन कौन से हैं वो भी आप एक बार अच्छे से जान लीजिए। तो देखिए दिहांग देख रहे हैं आप, एक और क्या नाम आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, हाँ, दिहांग के नाम से जानी जाती है। इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से एक बार देखिए, और यहाँ पे एग्जैक्ट आपका जो है ना सोर्स भी नहीं बताया। मानसरोवर झील के पास आपकी कौन सी हिमानी है, कई बार आपका हिमानी दे दिया जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा चेमा युंगडुंग हिमानी, ठीक है, चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग हिमानी, मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग हिमानी से ये निकलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ऐसे ही नोट कीजिएगा कि यह मानसरोवर झील तिब्बत, ब्रैकेट में तिब्बत झील के पास कैलाश श्रेणी के है ये चेमा युंगडुंग हिमानी, यहीं से ये निकलती है, कैलाश श्रेणी में है ये, ठीक है, पर्वत में हमने आपको बताया है कैलाश श्रेणी। अब देखिए यहाँ पे तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, तो नाम आप एक बार मैं आपको अलग से इसलिए यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, ताकि ये देखिए पैराग्राफ में कई चीज़ें ना याद नहीं रहती हैं, तो आपको एक जगह बता रही हूँ वो आप ध्यान से समझिए। जैसे कि तिब्बत में आपको जो है ये सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सांगपो के नाम से ये जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दिहांग, यहाँ पे दिहांग दिया पर सियांग भी आपको मिलेगा कहीं जगह पे, सियांग और क्या होता है, दिहांग, ठीक है, सियांग और दिहांग होता है अरुणाचल प्रदेश में। असम में आपका ये क्या कहलाता है, असम में आपका ये ब्रह्मपुत्र ही कहलाता है, ठीक है, असम में ये आपका ब्रह्मपुत्र ही कहलाता है, ठीक है। और बांग्लादेश में ये क्या कहलाता है, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। बांग्लादेश में जो है ये आपका जमुना कहलाता है। यमुना और जमुना को मिक्स मत कीजिएगा, यमुना तो हमारे भारत में है, और ये बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं, और जब ये दोनों मिल जाती है बांग्लादेश में तो हम उसको मेघना कहते हैं। कई बार ये मैं बोल रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आप आसानी से इसको समझें। आगे जो है यहाँ पे मैं इसके सहायक नदियाँ और आपको बताऊँगी, और भी हैं इसमें, कम दिए हुए हैं, पर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊँगी। जैसे देखिए दिबांग है, लोहित है, केनुला, दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिल करके असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। मतलब असम में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे भी ये कहा जा रहा है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो, और बांग्लादेश में जमुना, ठीक है ना, यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए
तिब्बत क्या है, एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। ये सब आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं से बहकर एक गुम्फित नदी में के रूप में बहती है और बहुत सी नदी द्वीपों का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ पे ये सब ठीक है। प्रत्येक वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत क्षति भी पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों की विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। तो यहाँ पे यहीं तक है क्या इसका? हाँ, यहीं तक है। तो देखिए, इसमें सहायक नदी आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आप एक बार लिख लीजिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे होते हैं ब्रह्मपुत्र सहायक नदी और काफ़ी पूछे भी जाते हैं। तो जयमोली, जयमोली ब्रह्मपुत्र की मैं बता रही हूँ। मानस, मानस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपने सुना होगा। बूढ़ी दिहांग, बूढ़ी दिहांग, बूढ़ी दिहांग। लोहित तो आपने अभी पढ़ा ही, लोहित, लोहित भी आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बराक भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद तिस्ता, तिस्ता भी काफ़ी पूछा जाता है। कामेंग, कामेंग। इसके बाद हो जाएगा धनसिरी, धनसिरी, धनसिरी। इतना आप नोट कर लीजिए, आराम से पॉज करके उसको नोट कीजिएगा। इसके बाद जो है कोपिली भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। कोपिली, कोपिली। और इसके बाद दिसांग, दिसांग तो बताया आपको मैंने, दिसांग और दिहांग नाम से जाना जाता है। बराक तो हमने कर ही लिया। हाँ, इतना आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था आपका ब्रह्मपुत्र से संबंधित। और आप एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश में ये यूटर्न लेते हुए प्रवेश करती है। ठीक है, जो यूटर्न लेते हुए ये प्रवेश करती है, तो एक दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रा, यंग्याप दर्रा, तो ये दर्रा भी याद रखिएगा। ठीक है, यंग्याप दर्रा है ये, और इसी से ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में जो है ये प्रवेश करती है, यूटर्न मारती हुई इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बात और याद रखिए इसमें, तो वो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है NH-NW2 को सादिया से धुबरी तक है ये आपका जलमार्ग। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। एक बात और याद रखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, जो कि असम में स्थित है, बनाया गया है। तो माजुली द्वीप पूछा जाता है कि किस नदी में स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र ही हो जाएगा। और किस राज्य में है, तो असम राज्य में है। ये बातें क्लियर हैं आपको? इतना बात ध्यान में रखिएगा। प्रायद्वीपीय नदियाँ हम देखते हैं, प्रायद्वीपीय नदियों में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये था मतलब भारत की नदियों में हमारा हिमालय की जो नदियाँ थी, जो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये 3 हम पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपका एक बहुत बड़ा चैप्टर है प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियाँ, इसको हम देखेंगे क्या होता है, हिमालय पर्वत की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, एस्चुरी क्या होती है, डेल्टा क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब हम देखेंगे। अनुवर्ती नदियाँ क्या होती है, पूर्ववर्ती नदियाँ क्या होती हैं, तो हम ये जो है ना कल के क्लास में समझेंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, एक दिन में पॉसिबल नहीं है फिर ये। ठीक है, फिर आप लोग ही इसको देखोगे नहीं पूरा और हमारी मेहनत बेकार होगी, तो फिर इसलिए हम प्रायद्वीपीय नदियों को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो नदी चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ तक हमने अच्छे से किया। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। पूरी नदियों को हम अच्छे से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज जो भी बचेगा, जो भी मुझे याद आ रहा था वो मैं बताती जा रही थी, और इसको NCERT को देखने के अलावा, और कुछ भी बचेगा तो आप नोट्स को ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए। नोट्स में आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। ठीक है, सारा कुछ आपको अच्छे से बहुत डिटेल में करवाया गया है, तो वो भी आप मेरे नंबर पे मैसेज करके पा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।